Depreciation. Here is another question of depreciation for AS level accounting, and which is very important. Examiner June 2018 paper 22 question number 3. This is your variant. और 2018 में पूछा था, बटलर के नाम से सवाल था, वो एक छोटा बिजनेस कारोबार कर रहा है. He has provided the following information for non-current asset 31st July 2016. प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट दी हुई और प्रोविजन दिया हुआ है, यानी दोनों क्या दिए हुए, ओपनिंग बैलेंस दिए हुए. तो उसके आगे मैं दोनों के आगे ब्रॉड डाउन लिख देता हूँ. एग्री. इसके बाद उन्होंने बोला था कि ड्यूरिंग द ईयर मतलब इसी साल एक मशीन सोल्ड हुई है. सोल्ड मतलब पैसे आ गए. सोल्ड मतलब, फिर रिपीट कर रहा हूँ, सोल्ड मतलब पैसे आ गए, रिसीट्स हो गई. और उसी मशीन पे लॉस कितना हुआ है, 3000. हम हमेशा लॉस फाइंड करते थे, मगर इधर दिया हुआ है. अच्छा, द मशीन हैड बिन परचेज ऑन 28 में. द मशीन हैड बिन परचेज ऑन 28 में. इसका मतलब कितने का खरीदा था वो नहीं गिवन, कब खरीदा था वो गिवन है. वरना हम क्या करते थे, कितने का खरीदा था वो वाली वैल्यू गिवन होती थी, डेप्रिसिएशन निकालते थे और रिसीट गिवन होती थी. मगर यहाँ देख लो कि कॉस्ट खा गया है. फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है मशीन वॉज परचेज. हमने पास में मशीन परचेज की थी 37,500 की. उस पे फॉलोइंग कॉस्ट लगी हैं, वही रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला. तो एनुअल इंश्योरेंस हमारे काम का नहीं है, दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. और ये क्या है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, दिस इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो इसका मतलब अगर जब हम बात करेंगे तो हमने जो मशीन हमारी जो होगी, जो परचेज हुई होगी, इन दोनों को प्लस करके वो हमारा क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा. क्लियर. इसके बाद मेरे बच्चों यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, प्लांट एंड मशीनरी यूजिंग आरबीएम मेथड यूज कर रहे हो. पर एनम 20%. फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज एट द ईयर ऑफ परचेज, नो इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल. पॉलिसी बहुत सिंपल है, फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे और कोई और डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे. 5 मार्क्स का 3 मार्क्स के 2 अकाउंट मांगे हुए. अकाउंट का फॉर्मेट याद होगा तो फॉरन क्विकली बन जाएगा, फॉर्मेट याद नहीं होगा तो कुछ भी कर लो, नहीं बनेगा. यहाँ मैंने आपके पास क्या बना दिए, 2 अकाउंट्स बना रहा हूँ. एक प्रोविजन के नाम का बना रहा हूँ और एक किसके नाम से बना रहा हूँ वो आपको देखना है, वो मैटर करता है. तो यहाँ क्या बना दिया, इधर देख लीजिएगा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. ओके. और ये यहाँ क्या बना दिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. मेरे पास अगर मैं बात करता हूँ, डेट्स वगैरह थी नहीं, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 195,000 और नया एसेट चेक के थ्रू खरीदा था, बैंक 37,500 प्लस 37,500 प्लस 4,500. दोनों को टोटल कर लो, कितना हो जाएगा, 37,500 प्लस 45,000. दोनों को टोटल कर लो, कितना बनेगा, 42,000. तो इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, एडिशन कितना हो गया, 42,000. फिर इसके बाद डिस्पोजल की कॉस्ट जो हमेशा गिवन होती है, इत्तेफाक से वो गिवन नहीं है, तो आपको क्या करनी पड़ रही है, फाइंड करनी पड़ेगी. तो इसलिए मैंने एरो बना के लिख दिया फाइंड. अच्छा, तो जब तक आपको जब ये मिलेगी नहीं तो आप कोई कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं सकते हो. बात समझ रहे हो, जब सी डी बी डी कर ही नहीं सकते हो, एक वक्त में दो वैल्यूज तो हिडन नहीं हो सकती ना भाई. तो ये बैलेंस बी डी. अब मैं स्टक हो गया हूं. मैंने कहा इसके बाद यहाँ पर क्या है, प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, 68,250. एग्री. तो यहाँ आता है डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन. जब मुझे डिस्पोजल की कॉस्ट ही नहीं पता तो डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन मैं कैसे फाइंड करूँगा, मैं तो स्टक हो गया. और जब ये नहीं पता होगा तो मैं I/S, जिसको मैं अपनी लैंग्वेज में क्या कहता हूँ, करंट ईयर डेप्रिसिएशन या चार्ज फॉर द ईयर कहता हूँ, ये भी नहीं निकाल सकूंगा. तो इसका मतलब ये 2 अकाउंट में भी मैं स्टक हो गया. और ये सी डी यहाँ पर होगा तो बी डी यहाँ हो जाएगा. तो ना ऊपर का अकाउंट बना सकता हूँ ना नीचे का बना सकता हूँ. तो अब करूंगा क्या, मैथ्स आती है,
मैथ्स आती है? नहीं, आ जाएगी जब मैं बता रहा हूं। ये देखें, डिस्पोजल का अकाउंट बनाने तो आता है ना? ये देखना, ये किसके लिए वर्किंग कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, ये किसकी वर्किंग कर रहा हूं? डिस्पोजल की। डिस्पोजल की कॉस्ट निकालने की क्या कर रहा हूं? वर्किंग कर रहा हूं। और वो कैसे करूंगा? डिस्पोजल की अगर कॉस्ट निकालने जाता हूं, कॉस्ट तो नहीं पता ना जी? नहीं पता। एसेट का नाम क्या है? मशीन। और यहाँ आता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, 1 साल में अगर किया है, और अगर 1 साल से ज्यादा तो एक्यूमुलेटेड ये आता है। और यहाँ आता है बैंक बैलेंस, सही है। और यहाँ क्या आता है? इनकम स्टेटमेंट लॉस। और यहाँ क्या आता है? इनकम स्टेटमेंट गेन। ये तो नहीं है, इसलिए इसको डैश डाल दिया है। ये कितना है? 3000 है, ओके। ये कौन सी साइड है? डेबिट साइड। इस डेबिट साइड को क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। और ये कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड। इसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट साइड। बैंक दिया हुआ है 25,000, लिख दिया, सही है। इसके बाद मुझे बचपन से एक चीज पता है, कॉस्ट हमेशा कितने परसेंट होती है? जबरदस्त। कॉस्ट हमेशा कितने परसेंट होती है? 100%। कॉस्ट हमेशा कितने परसेंट होती है? 100% ऑफ एक्स। किसी भी चीज की, मैं बहुत आराम से जा रहा हूं, मैं रिपीट नहीं करूंगा, किसी भी चीज की कॉस्ट 100% होती है। उस 100% में से मैंने कितना डेप्रिशिएट कर लिया? 20%। जब मैं उसी 100% में से मैंने 20% डेप्रिशिएट कर लिया, तो इसका मतलब, अगर मैं आपसे लॉजिकली बात करता हूं, तो इसका कॉमन सेंस तो यही कहता है कि भाई पीछे 80% बच जाएगा, है ना? तो 20% क्या होगा? यानी 20% एक्स, मतलब कॉस्ट का 20%। जी भाई, 80% तो 20% निकालने के बाद होगा ना भाई। मुझे तो पता ही नहीं है, 100 नहीं पता तो 80 कैसे पता चलेगा? डेप्रिसिएशन कितने परसेंट है? 20%। 20% किसका? एक्स का। तो एक्स क्या है? कॉस्ट है। सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है। मैंने कहा कि एक गाड़ी लोगे, वो 100% उसकी कॉस्ट है, तो उसकी डेप्रिसिएशन कितने निकाली थी? 20%। तो 100 में से 20 माइनस करोगे तो 80% जो बचेगा वो नेट बुक वैल्यू कहलाती है। यही होता है ना, कॉमन सेंस और अकल तो यही कहती है। तो अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। मैं अकॉर्डिंग टू मैथ्स, दिस इज योर 100% इक्वल टू 20% ऑफ एक्स यानी कॉस्ट का, प्लस 25,000 प्लस 3,000। 100% इक्वल टू 20% एक्स प्लस 28,000। ये 20% उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 100% माइनस 20% इक्वल टू 28,000। 80% एक्स इक्वल टू 28,000। एक्स को, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक्स को सब्जेक्ट बना लो, तो 80 नीचे आके क्या हो जाएगा? 28,000 डिवाइडेड बाय 80%। तो एक्स यानी डिस्पोजल की कॉस्ट कितनी आ गई? कितनी आ गई भाइयों? 35,000। तो आपने यहाँ क्या लिख दिया? डिस्पोजल की कॉस्ट 35,000। एग्री? जब कॉस्ट आ गई तब और आराम से अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। 195 में ये 195,000 प्लस 42, जल्दी करो कितना होता है? जी भाई,
230, ओके 237 हो गया, एक मिनट, 237 में से 35 माइनस कर दो, 2,02,000, तो दोनों साइड्स इक्वल हो गई। यहाँ आके क्या हो गया, 2,02,000, डन। अच्छा, अब जब कॉस्ट आ गई है, एक ही साल में एसेट डिस्पोज हो गया, चेक करो। इकत 28 मई को खरीदा था और 31 जुलाई को बेच दिया, तो एक ही साल में हो गया। तो 35,000 का कितने % बोला है? 20%। कितना होगा? 7,000। तो ये 7,000 इधर लिख दिया मैंने, और इसको मैंने किस कलर से मेंशन कर दिया? पिंक कलर से मेंशन कर दिया। सर आप झूठे हो, आपको पढ़ाना नहीं आता। आप मैंने कहा कि ये क्वेश्चन में लेट से कि मैं अगर बात कर रहा हूँ, यहाँ अगर ये 35,000 था, सही है, ये कितना था? 7,000 था, ये कितना था? 25,000। अब आप चेक करो कौन सी साइड हैवी लग रही है दिखने में, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। 35 में से 25 और 7 माइनस कर दो, क्या 3,000 आता था क्या? तो इसका मतलब क्रॉस चेक हो गया। सीधी सी बात है, 35,000 निकालना था, डेप्रिसिएशन गिवन थी, कैश बैंक आपके पास गिवन था, आपने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब इसका मतलब आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद मेरे एसेट की जो वैल्यू होगी ना, मतलब उन्होंने जो खरीद थी ना वो कितने की थी? 35,000 की। मैं 35 में से 7 माइनस कर दूंगा, तो जो मेरी वैल्यू आएगी वो नेटबुक वैल्यू होगी, और वो 20% होगी। तो वो जो 20% डेप्रिसिएशन जो बच गया, अब मेरा एसेट जो है 80% है। इसके बाद ये दो रिक्वायरमेंट्स हो गई। नीचे लिखा हुआ है एक्सप्लेन व्हाई बिजनेस में यूज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। बिजनेस प्लांट एंड मशीनरी पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्यों यूज करता है? RBM method is suited to non-current assets such as plant and machinery, machine. As a result, plant and machinery in the early years have lower maintenance cost but give more benefit than in later years. So, in early years, more depreciation is charged due to greater benefits and less is charged in later year. Moreover, increasing cost are offset by decreasing depreciation charge, क्योंकि आपके पास वही बात है कि अर्ली ईयर में डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि एसेट जो है बहुत नया होता है, लेटर ईयर्स में क्या होती है? पुरानी हो जाती है। फिर नीचे लिखा हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, बटलर ऑल्सो परचेज लूज टूल्स। बट बटलर ने क्या किया? लूज टूल्स परचेज किया है। एक्सप्लेन 2 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर लूज टूल्स, और स्टेट 1 फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू आपके पास डेप्रिसिएशन। तो एक अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या हो गया? सबसे पहले एक्रूवल्स स्लैश मैचिंग। सेकंड आपके पास क्या हो गया? प्रूडेंस। मैचिंग एंड अक्रूवल्स ने क्या बात बताई थी कि जब आप मैचिंग एंड अक्रूवल प्रिंसिपल्स रिक्वायर्स दैट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट बी एलोकेटेड टू द अकाउंटिंग पीरियड इन विच द कंपनी विल बेनिफिट फ्रॉम देयर यूज। जो भी एक्चुअल एक्सपेंस हुए हैं आप उसी को रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि अक्रूवल्स होता है कि यार वो एक्सपेंस जो अभी हुआ नहीं है, जहाँ ट्रांजेक्शन अगर हो गई है वो आप रिकॉर्ड कर दो। प्रूडेंस बाबा ने ये बात फरमाई थी, नेवर एवर ओवर स्टेट योर प्रॉफिट्स। अगर आप फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन को चार्ज नहीं करोगे तो उससे प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, और साथ में एसेट्स की, नॉन करंट एसेट की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। 2 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता दो। अगर आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताते हो तो एज पर मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट लूज टूल्स में बी रिटर्न ऑफ as an expense in income statement if they are not in larger number and do not have material value. However, they are larger number with significant total cost that may be treated non-current asset in the balance sheet subject to revaluation method of आपके पास डेप्रिसिएशन। क्योंकि इस तरह के जो नट बोल्ट्स आइटम हो गए, स्टेशनरी हो गया, लूज टूल्स टाइप के जो एसेट्स हो गए, वो किस पे रिकॉर्ड हो रहे होते हैं बेटा? आपके पास रिवैल्यूएशन पे रिकॉर्ड हो रहा होता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी ब्रोक हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी आउटडेट हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी क्या कहते हैं, थेफ्ट के चांसेस उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे एसेट्स को रिवैल्यूएशन के थ्रू लमसम में आप कैलकुलेट
कर रहे होते हो। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमने क्वेश्चन किया था, पूरा सॉल्व कर लिया था, बट हमने करंट ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं की थी। यहीं से वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिएगा करंट ईयर कैसे निकालेंगे। आपके पास उन्होंने सिर्फ सिंपल बोला था फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज बट नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। कौन सा मेथड दिया हुआ था ये बता सकते हो? सही है। तो अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं इधर करंट ईयर की वर्किंग करने जा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया I/S करंट ईयर डेप्रिसिएशन। 2,02,000 रुपये मेरे फाइनल टोटल एसेट्स बने थे, जो कहाँ से आए थे? एसेट अकाउंट से आए थे, और जिसको मैंने डबल टिक कर दिया 2 लाख। या इसको मैं अभी फिलहाल ये भी नहीं लिख रहा, एक मिनट रुक जाइए। ओपनिंग इसका कितना था? 195,000। आप नया एसेट कितने का परचेज किया था? 42,000। और पुराना वाला एसेट निकाल दिया विच इज कॉल्ड 35,000। तो ये पूरा कॉस्ट का कॉलम आया था, जिससे मेरी वैल्यू कितनी आ रही थी? 2,02,000 माइनस, अगर मैं माइनस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ माइनस ओपनिंग डेप्रिसिएशन कितनी थी? 68,250। अब उसमें से 7,000 रुपये डिस्पोजल की क्या थी? डेप्रिसिएशन थी। तो मैं जब आपको कह रहा हूँ, जब कॉस्ट में से आप इस 35,000 को बाहर फेंक रहे हो, तो इसकी डेप्रिसिएशन को भी बाहर फेंक दो। तो 68,250 माइनस 7,000 कितना हो गया? 61,250। अगर आपका स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो आप सीधा इस पे अप्लाई कर देते, मगर स्ट्रेट लाइन नहीं है। 2,02,000 माइनस 61,250 तो कितना हो गया? 1,40,750 मेरी नेटबुक वैल्यू हो गई। कितने परसेंट बोला था? 20%। मल्टीप्लाई बाय 0.2 तो कितना आ जाएगा? 28,150। दिस इज कॉल्ड करंट ईयर की 28,000। कहाँ पर मेरी बची? 68,250 माइनस 7,000, 61,250। तो अब मेरे पास करंट ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 28,150 आ गया। 60 और 20 80, 88 में 2 लिया 96,350, 96,400 हो गया। 96,400 में से 7,000 निकाल दो तो आपके पास कितना आ गया? 89,400। और ये यहाँ पर आके आपका ओपनिंग बन गया। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया।